बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ मरियम सिद्दीकी और एक तवील वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। नए लिखने वालों से मैंने एक वादा किया था कि उनके लिए एक ऐसी सीरीज़ का आगाज़ करूँगी जिसमें हम बिल्कुल बुनियाद से लिखना सीखेंगे। ये इसी सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं रमूज़ क़ाफ़ यानी पंक्चुएशन के बारे में। जब हम आपस में बात करते हैं तो क्या करते हैं? हम मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं, कहीं रुकते हैं सांस लेने या बात बदलने के लिए, और हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव यानी लहजा बदलता है, जिससे आप हमारी बात का मतलब समझते हैं। अगर मैं आपको ये जुमला बोलूं, अली आया रुका देखा गया, क्या आपको समझ आया कि मैं क्या कह रही हूँ? कुछ उलझन हुई है ना? लेकिन अगर मैं ये बोलूं, अली आया, रुका, देखा और चला गया, तो बात कितनी साफ हो गई। लिखते वक्त आवाज, सांस और लहजे का काम कौन करता है? यही वो अलामतें हैं जिन्हें हम रमूज अकाफ यानी पंक्चुएशन कहते हैं। आसान लफ्जों में कहूँ तो रमूज अकाफ वो निशानात हैं जो हमारी तहरीर को वाज़े, मुनज़्ज़म और सही मानने वाला बनाते हैं। ये हमारी ज़बान के इशारे यानी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। बहुत से राइटर्स, यहाँ तक के सीनियर राइटर्स भी अपनी तहरीर में इस पर तवज्जो नहीं देते। हालांकि रमूज क़ाफ़ आपकी तहरीर का हुस्न है, या आपकी तहरीर की वो गार्निशिंग है जो उसे प्रेजेंटेबल बनाती है। इसीलिए हमारी सीरीज़ का आगाज़ इस वीडियो से होगा जो नए और पुराने राइटर्स दोनों के लिए यकसा तौर पर अहम है। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्या आप जानते हैं रमूज क़ाफ़ की गलती आपके लिखे हुए का मतलब ही बदल सकती है? तसव्वुर करें अगर आपको ख़त पढ़ना है जिसमें कोई औकाफ़ी निशान ही नहीं, तो आपको बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा और शायद फिर भी आप सही मतलब ना निकाल सकें। मुख्तसर ये कि दुरुस्त रमूज औकाफ़ का इस्तेमाल आपकी तहरीर को शवराना, वाज़े और असर अंगेज़ बनाता है। तो आइए चंद बुनियादी औकाफ़ी अलामात को समझते हैं और इनका दुरुस्त इस्तेमाल जानते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास खत्मा, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। जैसे आपने बात पूरी कर ली, ये एक मुकम्मल तवक्कुफ है, जिससे जैसे आपने कोई बात मुकम्मल कर ली। जब आप एक मुकम्मल ख्याल या सादा जुमला ख़त्म कर दें तो आखिर में इसे लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं आज स्कूल गया। इसके बाद आप खत्मे की अलामत लगाएंगे। उर्दू में ये अलामत इस्तेमाल होती है, जबकि अंग्रेज़ी जुमलों में फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। मजीद मिसालें देख लेते हैं। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है। अब लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि खत्मे से पहले आपको स्पेस नहीं देनी, बल्कि खत्मे के बाद एक सिंगल स्पेस देकर अगले जुमले का आगाज करेंगे। इसके बाद आ जाता है सकता, जिसे हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। छोटा वक्फा, अ शॉर्ट पॉज, या चीजों को अलग करना। ये मुकम्मल बात खत्म नहीं करता, बस थोड़ी देर रुकने को कहता है। अच्छा, अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको? अशिया की फहरिस्त में, जब हमें बहुत सारी चीज़ों का नाम एक साथ लेना हो, जैसे मुझे सेब, आम, केला और अनार पसंद है। अब यहाँ एक अहम बात नोट करें कि हम सकता आखिरी ऑप्शन से पहले तक लगाएंगे। जब हमने और लिखा तो और से पहले कॉमा नहीं लगाते। इसी तरह इजाफी या मुख्तसर मालूमात को अलग करने के लिए भी कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर, वो थका हुआ था फिर भी हंस रहा था। जुमले के एक लंबे टुकड़े के बाद टुकड़ा ठहरने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम मेहनत करोगे तो ज़रूर कामयाब होगे। इसके साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि सकते का बेतहाशा इस्तेमाल ना करें। अगर आप बोलते वक्त खुद नहीं रुकते तो लिखते वक्त भी सकता ना लगाएं। इसके बाद तीसरी अलामत है सवाल या निशान। ये बताता है कि ये एक सवाल है। हर उस जुमले के आखिर में जो कुछ पूछ रहा हो, सवाल या जुमला, जैसे कि क्या आप घर जा रहे हैं, आपका नाम क्या है, तुम कब आए, इन तमाम जुमलों के आखिर में हम सवाल या निशान लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इस्तेजाब या निशान, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। अब हम कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पर हमें शदीद एहसासात यानी हैरत, खुशी, गुस्सा, खौफ या ज़ोर को ज़ाहिर करना हो। जब आप जुमले में किसी चीज़ के जो है वो गुस्से का इज़हार करें, जज्बे का जो है वो इज़हार करें या हैरानी में डालना चाहें, तो हम जो है वो इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे खुशी और हैरत के लिए अगर हम ये लिखें, वाह क्या मंज़र है, तो हम वाह के बाद इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह खबरदार यहाँ मत आना, तो खबरदार के बाद हम इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे। अफ़सोस के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं, हाय ये तो बहुत बुरा हुआ, तो हाय के बाद जो है वो हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کوٹیشن مارکس یا انورٹڈ کاماز. کسی کی براہ راست کہی ہوئی بات کو باقی متن سے الگ کر کے دکھانا. جب آپ کسی کے اصل الفاظ نقل کر رہے ہوں اس کا استعمال مکالمہ لکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. انورٹڈ کاماز ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جب ہمیں کسی کی کہی گئی بات کو ایز اٹ از کوٹ کرنا ہو، یعنی جب ہم مکالمہ لکھ رہے ہوں تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس نے کہا میں کل آؤں گا. ٹیچر نے کہا محنت کرو تو کامیابی ملتی ہے. اب اس ایک جملے کو دھیان سے دیکھیں. میں نے اس میں 3 علامات کا استعمال کیا ہے. ٹیچر نے کہا کے بعد آپ سکتے کا استعمال کریں گے کیونکہ جملے کا پہلا حصہ ہے. اس کے بعد آ جائیں گے انورٹڈ کاماز، یہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے. محنت کرو تو کامیابی ملتی ہے. اس کے بعد ہم انورٹڈ کاماز بند کر دیں گے اور اس کے بعد ختمہ لگائیں گے. جب آپ اردو کے مکالمے کے لیے انورٹڈ کاماز کا استعمال کریں گے تو یہ والے کاماز کا استعمال کریں گے، اور جب انگلش کے لیے کریں گے تو یہ والے کا استعمال کریں گے. رموز اوقاف کی کسی بھی علامت سے قبل اسپیس نہیں دیں گے، ہمیشہ بعد میں سنگل اسپیس دیں گے. یہ وہ اوقاف ہیں جو عمومی طور پر استعمال ہوتے ہیں اور تمام رائٹرز کو ان کا درست استعمال آنا چاہیے. اکثر جب ہم نئے لکھنے والوں کو پڑھتے ہیں تو وہ پورے پیراگراف اور صفحے میں کہیں پر بھی سکتہ یا ختمہ استعمال نہیں کرتے یا مکالموں کو انورٹڈ کاماز میں کر کے نہیں لکھتے. جب بھی اپنی کہانی کو پروف ریڈ کریں ان تمام باتوں کا خیال رکھیں. پبلشنگ کے لیے بھیجنے سے قبل بھی ایک دفعہ نظر ثانی ضرور کریں. یہ تھا آج کا ہمارا پہلا لیکچر. امید ہے آپ کو ویڈیو مفید لگی ہوگی. ملتے ہیں جلدی ایسی مزید ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.